हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जितने स्टूडेंट्स HPCL 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डीसी मशीन्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये सेशन रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। किसी कारण से मैं आज लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। हालांकि ये सेशन बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है जैसे हम डेली लाइव क्लास में करते हैं। बाकी मंडे से हम रेगुलरली 12 बजे लाइव सेशन लेते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे आप पहले आंसर्स देते थे क्वेश्चन नंबर में और आंसर में, वैसे ही चैट बॉक्स पे देते रहिएगा तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप चेक भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, विच डीसी मोटर जनरली प्रेफर्ड फॉर क्रेन एंड हॉइस्ट? कौन सी डीसी मोटर हम क्रेन और हॉइस्ट के लिए प्रेफर करते हैं? सीरीज मोटर, शंट मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। ठीक है अगर हम बात करें क्रेन और हॉइस्ट के लिए तो हमें पता है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम बात करते हैं क्रेन और हॉइस्ट के लिए तो यहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसी मोटर में यूज करना है जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो। और हमें पता है इसके लिए सबसे अच्छी मोटर होती है डीसी सीरीज मोटर। तो क्रेन और हॉइस्ट के लिए हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, द फॉर ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज प्रिफर्ड? ट्रैक्शन वर्क के लिए हम कौन सी मोटर यूज करेंगे? सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ट्रैक्शन मतलब लोकोमोटिव्स। यहाँ पे भी जैसे शुरुआत में ट्रेन को हमें शुरुआत में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, देखते हैं ना आप, ट्रेन को पहले पुश करने के लिए ज्यादा चाहिए, फिर बाद में कम भी हो तो चलेगा। तो दैट मीन्स डीसी सीरीज मोटर। हालांकि 3 फेज इंडक्शन मोटर भी अब यूज होने लगी है, क्योंकि जब से कंट्रोलिंग आई है, अच्छी कंट्रोलिंग्स आई हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की हेल्प से या V/F कंट्रोल की हेल्प से हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी देते हैं, कंट्रोलिंग भी अच्छी रहती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हम यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज? अगर हम बैटरी चार्जिंग की बात करें तो कौन सी डीसी जनरेटर हमें यूज करना चाहिए? डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। बैटरी चार्जिंग के लिए हमें कौन सा जनरेटर यूज करना चाहिए? ठीक है, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, लोड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमें पता है कि जो डीसी शंट जनरेटर होता है कुछ ऐसे होती है, मतलब जब आपका बहुत ज्यादा लोड करंट होता है तो आपका आर्मेचर रिएक्शन बहुत सीवियर हो जाता है, जिसके कारण ये ड्रॉप आता है। इसका मतलब डीसी शंट जनरेटर को हम बहुत वेरिएबल लोड के लिए यूज नहीं कर सकते। इसीलिए बैटरी चार्जिंग की बात आती है तो हम डीसी शंट जनरेटर को प्रेफर करते हैं जहां पे लोड बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है और डीसी शंट जनरेटर हमारा इजिली यूज हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज वेरी स्मॉल, मीडियम, वेरी हाई, स्मॉल। अगर हम बात करें नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैसा होता है? ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि जो डीसी सीरीज मोटर है इसे कभी भी नो लोड पे ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम नो लोड पे ऑपरेट करते हैं उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, वेरी हाई, वेरी हाई। इसीलिए कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे ऑपरेट नहीं किया जाता है। दैट इज वेरी हाई। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरपोल्स आर मीन फॉर? इंटरपोल्स हम क्यों यूज करते हैं? इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मोटर, increasing the counter EMF, extending the main field, reducing the sparking the main field। इंटरपोल्स हम क्यों यूज करते हैं? हमें पता है जब डिलेड कम्यूटेशन होता है तो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होती है मेन फील्ड के कारण, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरपोल्स यूज करते हैं। तो यस, इंटरपोल्स, इंटरपोल्स यूज किया जाता है जिससे कि हम डिलेड कम्यूटेशन ना हो, स्पार्किंग ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A 4-pole 1200 RPM DC lap bound generator has 1520 conductor. If the flux per pole is 0.01 Weber, the EMF of generator is, EMF find out आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, EMF फाइंड आउट करना है। हमें पता है EMF का फॉर्मूला क्या होता है?
P phi NZ upon 60A. Number of poles 4, flux 0.01, N is the speed is 1200, number of conductor 1520 upon 60A, number of parallel path, left boundary A is equal to P. 4 से 4 कैंसिल आउट, देखें कितनी वैल्यू आ रही है, $304 यस 304. बी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7. The MMF produced by Interpol is proportional to, जो MMF Interpol प्रोड्यूस करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फील्ड करंट, आर्मेचर वोल्टेज 1 बाय फील्ड करंट. द MMF प्रोड्यूस्ड बाय इंटरपोल, हमें पता है कि जो इंटरपोल्स होते हैं वो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए होता है. अगर आपका लोड कम होगा तो आर्मेचर रिएक्शन कम होगा, कंपनसेशन कम रिक्वायर्ड है. अगर आपका लोड ज्यादा होगा, आर्मेचर करंट ज्यादा होगा, आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होगा, तो कंपनसेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है. इसलिए इंटरपोल्स को हमेशा और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हमेशा सीरीज में लगाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के. इसका मतलब इसका जो एमएमएफ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के. चलो क्वेश्चन नंबर 8. लिस्ट हमें मैच करना है. कॉलम 1 डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कांस्टेंट स्पीड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क. हमें इसे मैच करना है. हमें पता है कि डीसी सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है और डीसी शंट मोटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड देता है. आर्मेचर रिएक्शन के कारण इसकी स्पीड नो लोड से फुल लोड पे बहुत कम चेंजेस आते हैं. तो हम बोल सकते हैं 2-1. बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9. A lap bound DC generator has 250 armature conductors, runs at 1200 rpm. If the generated EMF is 200 volt, the operating flux of the DC generator. अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने सारी वैल्यूज दी थी, इंड्यूस ईएमएफ पूछा था. इसमें इंड्यूस ईएमएफ दे दिया गया है, फ्लक्स पूछा जा रहा है. चलिए सॉल्व करें. हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to P phi NZ upon A. वैल्यू पुट कर देते हैं. 200 इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, लैब बाउंड है, नंबर ऑफ पोल हमें नहीं पता मगर लैब बाउंड है, फ्लक्स, स्पीड, कंडक्टर्स अपॉन 60 इंटू ए मतलब पी. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. नंबर ऑफ पोल, लैब बाउंड है तो कोई दिक्कत नहीं. बस यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेंगे. देखें कितनी फाई की वैल्यू आ रही है. चलो 0.04 वेबर. यस बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. 0.04 वेबर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 10. The direction of rotation of DC shunt motor can be reversed by interchanging. DC shunt motor का हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन ए आर्मेचर टर्मिनल ओनली, अगर सिर्फ आर्मेचर टर्मिनल को इंटरचेंज करें तो. ऑप्शन बी आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल, या तो सिर्फ फील्ड या फिर आर्मेचर टर्मिनल को इंटरचेंज करें. सप्लाई टर्मिनल को चेंज करके या फिर फील्ड टर्मिनल को सिर्फ चेंज करके. तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है? अगर मैं बात करूं डीसी शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में होते हैं, कुछ ऐसा. अगर हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने की बात कर रहे हैं तो टॉर्क इक्वल टू व्हाट, के ए पाई आई ए. या तो फ्लक्स के डायरेक्शन को चेंज कर दो या फिर आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दो. पहला बोला गया आर्मेचर टर्मिनल्स ओनली, सिर्फ आर्मेचर टर्मिनल्स. मतलब अगर हम आर्मेचर टर्मिनल्स को चेंज कर दें तो आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. मगर फील्ड वाइंडिंग को इंटरचेंज करके भी तो कर सकते हैं. तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गया.
दैट मीन्स आइदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। एक और ऑप्शन है सप्लाई टर्मिनल। अगर सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करते हैं, मतलब पहले प्लस माइनस वी दे रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं माइनस प्लस वी, तो ये हो जाएगा आपका आर्मेचर करंट का डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका फील्ड करंट का डायरेक्शन। तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगी। सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करने से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होती है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द पोल्स ऑफ डीसी मशीन आर ऑफन लैमिनेटेड टू। जो पोल्स होते हैं डीसी मशीन के, उनको लैमिनेशन हम क्यों करते हैं? एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, आयरन वेट, आर्मेचर रिएक्शन, हिस्टैरिसीस लॉस। किसको रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं? हमेशा याद रखो, लैमिनेटेड कोर कहाँ यूज करते हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, कहीं पे भी कोर का लैमिनेशन हो रहा है तो सिर्फ एक ही के कारण हो रहा है, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। यस, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन वर्क सेटिस्फैक्टरली ऑन एसी एंड डीसी बोथ? कौन सी मोटर है जो एसी डीसी दोनों पे काम कर सकती है? सीरीज मोटर, शंट मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर है जो एसी डीसी दोनों पे काम करती है? अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर, नहीं सिर्फ एसी। इंडक्शन मोटर, नहीं सिर्फ एसी पे काम करता है। शंट मोटर सिर्फ डीसी पे काम करता है। सिर्फ सीरीज मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। यूनिवर्सल मोटर का जो प्रिंसिपल है वो यही है, वो एक डीसी सीरीज मोटर ही है, जिसको हम मॉडिफाई करके यूनिवर्सल मोटर बनाते हैं, जो एसी डीसी पे दोनों पे। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर ऐसी मोटर होती है जहां पे जब आपका अल्टरनेटिंग करंट हम देते हैं तो करंट का जब डायरेक्शन चेंज होता है तो टॉर्क का डायरेक्शन वही बना रहता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम इसे एसी डीसी दोनों पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। The speed torque characteristic of DC series motor operating from a constant voltage supply is? चलिए, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर ऑपरेटिंग फ्रॉम कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। हमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बतानी है डीसी सीरीज मोटर की, तो ये हमें याद होना चाहिए, यही होती है। हालांकि ये आगे जाके थोड़ी सी लीनियर हो जाती है ना, लीनियर हो जाती है। गेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, लीनियर हो जाता है। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ पे स्पीड 0 होगी वहां पे देखो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा दे रहा है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। चलो मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, इंडक्शन मोटर। सर्कल डायग्राम, वी कर्व, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। हमें पता है कि जब हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो डीसी मोटर में स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती है, डीसी जनरेटर में ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होती है, अल्टरनेटर में वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व पढ़ते हैं हम, इंडक्शन मोटर में सर्कल डायग्राम पढ़ते हैं। क्या जाएगा? दैट इज 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1। ये ऑप्शन इज करेक्ट वन, ये ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, द कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन एक्ट एज ए मैकेनिकल इन्वर्टर, मैकेनिकल रेक्टिफायर, करंट कंट्रोलर, आइदर ए और बी। जो हमारा कम्यूटेटर होता है डीसी मशीन में वो किसकी तरह काम करता है? मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल इन्वर्टर, कंट्रोलर और आइदर ए एंड बी, मतलब रेक्टिफायर और इन्वर्टर। तो डीसी मशीन की बात करें वैसे तो हम कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं, मगर हमें पता है कि जब डीसी जनरेटर होता है तो जनरेटर में आर्मेचर में एसी प्रोड्यूस होता है, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है बाहर ब्रशेस और कम्यूटेटर सेगमेंट की हेल्प से। वहीं अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो वहां से डीसी आता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर की तरह काम करता है। मतलब बोथ बोल सकते हो, आइदर ए एंड बी। तो डिपेंड करता है कि जनरेटर है या मोटर, उस हिसाब से ये रेक्टिफायर या फिर इन्वर्टर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16। द पर्पस ऑफ यूजिंग डमी कॉइल इन डीसी मशीन इज टू, ठीक है।
डमी कॉइल हम क्यों यूज करते हैं डीसी मशीन्स में? ऑप्शन है एलिमिनेट द हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मशीन, एलिमिनेट आर्मेचर रिएक्शन, ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस टू आर्मेचर, ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द मोटर। ठीक है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। हमें पता है कि जब हम बात करते हैं डमी कॉइल्स की, ये तब यूज होती हैं जब हम वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग में कुछ आपकी स्लॉट्स खाली हो जाते हैं, खाली रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर सिलेंडर में देखा जाएगा कि कुछ स्लॉट्स खाली रह गए आर्मेचर में, और अगर हमने उसे रोटेट करा दिया तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगी बची हुई कॉइलें। तो बैलेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल बैलेंस के लिए हम डमी कॉइल यूज करते हैं। ये बिल्कुल आइडेंटिकल कॉइल्स होती हैं और ये आर्मेचर के, क्योंकि आर्मेचर इज अ रोटर, रोटर पे ही आर्मेचर बाइंडिंग होती है, इसी के इम्बैलेंस के बारे में बात हो रही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। वैसे तो डी भी दिख रहा था, मगर ये तो पूरे बॉडी ऑफ द मोटर की बात कर रहे हैं, बॉडी ऑफ द मोटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोटर। क्वेश्चन नंबर 17। For 6-pole DC machine with wave-bound armature, the number of brushes required is? चलो, ये भी वैसे कर चुके हैं हम लोग। चलो, ये द कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ द डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ, जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है डीसी मशीन का, वो किसका बना होता है? टंगस्टन, हार्ड ड्रॉन कॉपर, सॉफ्ट कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक कॉपर। किस पर्टिकुलर मटेरियल का हमारा रोटर बना होता है? दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इसकी, कम्यूटेटर में ये सेगमेंट्स किसके बने होते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट्स किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट वन, दैट इज हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर का ये बना होता है कम्यूटेटर सेगमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दी। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ डीसी शंट जनरेटर इज 230 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर, द टर्मिनल वोल्टेज, हमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है जब हम बात कर रहे हैं डीसी शंट जनरेटर, जनरेटर में होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई ए आर ए, दैट इज इक्वल टू 230 माइनस 200 इंटू 0.1, दैट इज 210 वोल्ट। 200 क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जो लोग गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। A 150 volt DC motor with the armature resistance of 0.4 ohm, पैक में 142, द आर्मेचर करंट इज, आर्मेचर करंट पूछा जा रहा है कितना होगा? हमने वोल्टेज दिया है, बैक ईएमएफ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमें दिया है, आर्मेचर करंट पूछा जा रहा है। हमें पता है डीसी मोटर की अगर बात की जाए तो ई बी इक्वल टू वी माइनस ए आर ए, आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। वी कितना दिया हमें? 150 माइनस 142.0.4, कितनी वैल्यू आ रही है? दैट इज 20 एम्पियर। ये ऑप्शन इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। As the load is increased, the speed of the DC shunt motor reduces slightly, increase proportionally, increases slightly, remains constant। हमें बताइए कि डीसी मोटर में, डीसी शंट मोटर में जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो स्पीड में क्या चेंज आता है? हमें पता है कि डीसी शंट मोटर में यही तो एडवांटेज होता है हमारा, जो डीसी शंट मोटर है, स्पीड वर्सेस अगर हम आर्मेचर करंट की बात करें तो स्पीड तो होनी चाहिए, मगर इसमें अगर थोड़ा सा ड्रॉप आता है जैसे जैसे लोड बढ़ता है। मगर ये कब होता है? जब आर्मेचर रिएक्शन हम नेग्लेक्ट करें। जब हम आर्मेचर रिएक्शन कंसिडर करते हैं तो ये बेटर हो जाता है, और बेटर हो जाता है इसका मतलब ये है रिड्यूसेस स्लाइटली, तभी तो हम इसे एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन भी यूज करते हैं जहां पे लोड बढ़े और स्पीड में चेंज ना आए। दैट इज द एडवांटेज ऑफ डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द टॉर्क वर्सेस आइए ग्राफ ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला फ्रॉम नो लोड टू ओवरलोड, parabola up to full load and a straight line at overload, parabola throughout, straight line throughout. Option A, B, C, D. जब हम बात कर रहे हैं डीसी सीरीज मोटर की, तो डीसी सीरीज मोटर में हमें पता है टॉर्क इक्वल टू होता है के ए फाई आई ए। हमें पता है डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगी होती है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, इसका मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर। तो ये कंफर्म है कि टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट की अगर हम बात करें कि हमें पैराबोला मिलेगा। जब हमें ये पैराबोला मिलता है, मगर क्या होता है कि जब हम हायर वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट की बात करें, हायर वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट में आर्मेचर रिएक्शन होता है जिसके कारण फ्लक्स में ड्रॉप होता है, सैचुरेशन होता है। तो अगर हम हायर वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट की बात करें तो फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट हो जाता है। दैट मींस हायर वैल्यू पे लीनियर हो जाता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि पैराबोला अप टू अ फुल लोड एंड स्ट्रेट लाइन एट ओवरलोड। तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A series drawing a series drawing an armature current of IS is operating under saturated magnetic condition. The torque is DC series motor, मतलब DC series motor क्या कर रही है, एक आर्मेचर करंट ड्रॉ कर रही है IA सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन में। तो टॉर्क डेवलप्ड इन द मोटर इज, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, दैट इज 1/IA, 1/IA स्क्वायर, IA स्क्वायर या IA क्या होगा। वैसे जिसने लास्ट क्वेश्चन किया वो बता सकता है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, के ए फाई आई ए। मगर अगर सैचुरेटेड मैग्नेटिक कंडीशन बोल रहे हैं तो फ्लक्स कांस्टेंट है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हो गया। चलिए ये थे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ डीसी मशीन। तो आई होप अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा मंडे को दिन में 12 बजे, लाइव सेशन हम लोग लेंगे। जाने से पहले मैं बता दूं, आप आपके फ्रेंड या आपके जूनियर्स कोई भी प्लान कर रहे हो तो अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे हमारा होने वाला है, जिसमें आप जीत सकते हैं अप टू 90% डिस्काउंट, आप जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बता दूं कि जिनका एम गेट ESC PSU 2027 है, युगांतर बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट हो गया, सुबह 7 बजे हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इसके अलावा जिनका एम गेट ESC PSU 2028 है वो हमारा महावीर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 10 अप्रैल को ये जैसे स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है, सुबह 7 बजे हमारी डेली क्लासेस लग रही हैं, आइए एनरोल कराइए। इसके अलावा जिनको रैंक इंप्रूव करनी है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी स्टार्ट हो चुका है 27 मार्च को, इसमें भी मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन चल रहा है सुबह 7 बजे, आइए और ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे रैंकर्स हैं जो हमने गेट 2026 में दिए हैं, काफ़ी रैंकर्स हैं जो आप देखेंगे हमारे जो लास्ट प्लस क्लास के सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारे लोग दिखेंगे। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हैं अच्छी रैंक लाना तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। ये देखिए ये हमारे रैंकर्स। ज्वाइन करने का तरीका, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन एक बेसिक है जहां पे आपको वैसे काफी चीजें मिल जाती हैं, इंडिया टॉप एजुकेटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, इवैल्यूएटेड मेन टेस्ट शीट, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड PDF। आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं मगर एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, मतलब आइकॉनिक प्लस से बेटर होता है, जिसमें आपको मिलता है 1:1 मेंटरशिप, फिजिकल नोट्स, आस्क अ डाउट सेशन। तो बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, जल्दी से एनरोल कराइए और जुड़ जाइए हमारे साथ क्लास में। सुबह 7 बजे डेली मेरी सेशन हो रहा है, ठीक है, मशीन चल रहा है बेहतरीन तरीके से, मजा आएगा। थैंक यू सो मच।